हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीएसटी। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ, दो टैक्सेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है, इनकम टैक्स और जीएसटी। अलावा इसके छोटे छोटे बहुत सारे टैक्सेस हैं, लेकिन मुख्य तौर पे एक जीएसटी और एक इनकम टैक्स है। में से आज एक टॉपिक जो हम लोग कवर करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले ऑफ कोर्स बेसिक से बात करनी पड़ेगी। टैक्स सिस्टम समझना पड़ेगा। बहुत थोड़े लेवल पर थोड़ी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ टैक्सेशन सिस्टम्स की बात करेंगे। और फिर धीरे से मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे के बाद में या मे बी 1 घंटे के बाद में हम लोग जीएसटी की तरफ में मूव ऑन करेंगे। है ना? आइए बने रहिए मेरे साथ। पूरी बातें समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस थोड़ा रखिएगा। क्योंकि हार्ड एंड फास्ट में बनाने से क्या होगा बेसिकली, कि चीजें थोड़ी लाइक हड़बड़ी में हो जाएंगी, कि फटाफट फटाफट चीजें बस डेफिनेशंस वाइज समझ लिए, काम खत्म हो गया। नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। टैक्स में डेफिनेशन तो आपको इंटरनेट में 10 जगह मिल जाएगा, है ना? लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप बात को दिमाग में लंबे समय तक उतार पाएंगे। तो थोड़ी सी वीडियो आप लंबी देख पाएंगे, देखेंगे मेरी, लेकिन आप देखेंगे कि चीजें उतर रही हैं दिमाग में। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आइए। सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पर ये मिल रहा है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज वाई टैक्सेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझते होंगे कि टैक्स क्यों एकदम जरूरी है। भाई, टैक्स क्यों नहीं जरूरी है? मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक पर्सन है, आपको गवर्नमेंट से फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको पुलिस स्टेशन की सर्विस चाहिए, आपको गवर्नमेंट स्कूल्स चाहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अच्छा, छोड़िए उतनी बात। मैं बोलता हूँ आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद में आप रोड पे जब जा रहे हैं, अच्छा रोड अच्छी नहीं बनी है, रोड अच्छी बननी चाहिए थी। अच्छा, रोड बहुत अच्छी बनी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई, अगर गवर्नमेंट को इतनी सारी फैसिलिटीज देनी है, तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए। समझिए मेरी बात को। गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट रेवेन्यू ना लाए तो कैसे काम चलेगा? अभी गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आने का जो सोर्स है, उसमें से इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्सेस। सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्सेस। है ना? तो बेसिकली गवर्नमेंट जो टैक्सेस अर्न कर रही है, टैक्सेस कलेक्ट कर रही हैं, वो टैक्सेस कलेक्ट क्यों कर रही हैं? वो टैक्सेस कलेक्ट कर रही हैं कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा सके, पब्लिक को गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी दी जा सके। बहुत सिंपल सी बात है ना? तो आप अगर गवर्नमेंट से फैसिलिटी चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटी फैसिलिटेट करने के लिए बहुत बड़ा पैनल रन करना पड़ता है। तो वो पैनल को रन करने के लिए गवर्नमेंट को तो पैसे देने पड़ेंगे ना, सैलरीज देनी, बहुत सारे खर्चे हैं, सिर्फ सैलरी नहीं कह सकते। तो वो अमाउंट बेसिकली पब्लिक से लिया जा रहा है टैक्सेस के नाम पे, उसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, और वापस पब्लिक को उस पैसे की सर्विसेज दी जा रही हैं। टेक्निकली अगर समझिए तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ रहा है कि टैक्सेस जरूरी है। टैक्सेस जरूरी है ना? चलिए, अब उसके बाद में आता है कि टैक्सेस किस माध्यम से गवर्नमेंट को हो। मतलब मेरा अगर कोई टैक्स लायबिलिटी इंपोज हुआ, मेरे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी अगर इंपोज हुई, तो टैक्सेस का पेमेंट गवर्नमेंट को किस माध्यम से किया जाए? तो देर आर टू मीडियम्स। कितने मीडियम्स? टू मीडियम्स। वन, दैट इज डायरेक्ट टैक्स मीडियम, एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से समझिएगा। मैं बोलता हूं यहां पर एक पर्सन है राम, एक आदमी का नाम क्या है? राम। राम के ऊपर में टैक्स का लायबिलिटी इंपोज हुआ, मान लीजिए 10,000 का। अब राम अगर इस टैक्स का पेमेंट खुद के नाम, दो बात हम कह रहे हैं, राम के ऊपर लायबिलिटी इंपोज हुई, और राम अगर खुद के नाम से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करता है,
खुद के नाम से, मेरे वर्ड पर थोड़ा फोकस करिएगा, है ना। यूजुअली अपन क्या सीखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो पर्सन को टैक्स का पेमेंट करना है वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर दे। ठीक बात है, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, ज्यादा इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तो जिस पर्सन के ऊपर में टैक्स की लायबिलिटी इंपोज हुई है, वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट तक पहुंचेगा उसी पर्सन के नाम से। चाहे वो डायरेक्टली पेमेंट करे, चाहे वो इनडायरेक्टली पेमेंट करे। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर कहने का पर्पस क्या है, राम को टैक्स का पेमेंट करना था, राम को पता ही नहीं है कि कैसे टैक्स का पेमेंट करते हैं, टेक्निकल प्रोसेस है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, गवर्नमेंट का पोर्टल, टेक्निकल प्रोसेस राम को नहीं मालूम है। राम ने क्या किया, उस टैक्स का पेमेंट किसी अकाउंटिंग फर्म को कर दिया। हाँ, होता है। सीए फर्म है, अकाउंटिंग फर्म है, उनको टैक्सेस के पेमेंट कर दिए, उनको लाइक जो उनके चार्जेज है, फीस है, वो उनको पेमेंट कर दिया गया। और जो अकाउंटिंग फर्म है ना, वो राम का टैक्सेस का पेमेंट गवर्नमेंट तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ तो हो गया ना, थोड़ा मूवमेंट होकर के गवर्नमेंट तक जा रहा है। लेकिन देखना ये है साहब कि राम का टैक्स का पेमेंट जो हो रहा है, वो राम के नाम से ही हो रहा है। अकाउंटिंग फर्म ने जो टैक्स का पेमेंट किया गवर्नमेंट को, वो राम के नाम से ही पेमेंट किया। अगर हाँ, गवर्नमेंट तक जो टैक्स का पेमेंट पहुंच रहा है, अगर वो राम के नाम से ही पहुंच रहा है, इसका मतलब साहब ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इसलिए मैंने आपको एक बात कहा क्या, कि जिसको टैक्स का पेमेंट करना है, जिसके ऊपर लायबिलिटी है, गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस का पेमेंट अगर उसके ही नाम से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। बात खत्म। और अगर राम के ऊपर में कोई टैक्स की लायबिलिटी इंपोज हुई, और राम ने उस टैक्स का पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को किया, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी राम के नाम से नहीं, अपने नाम से, खुद के नाम से गवर्नमेंट को टैक्स का अगर पेमेंट कर देता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली जो टैक्स का पेमेंट है, वो मीडियम तो इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आप पेमेंट कर रहे हो कि इनडायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने नाम से कर रहे हो या वो टैक्स का पेमेंट कोई दूसरा आदमी खुद के नाम से कर रहा है। यस। अगर राम के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी इंपोज हुई है, राम अपने लायबिलिटी को शिफ्ट नहीं कर रहा है, अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर रहा है। वो राम जो है, वो अपना टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट तक अपने ही नाम से पहुंचा रहा है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर लायबिलिटी उसके नाम से टैक्स का पेमेंट। और अगर राम अपने टैक्स का पेमेंट किसी दूसरे पर्सन को देता है, और दूसरा पर्सन राम के नाम से नहीं, वो खुद के नाम से गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, मतलब राम अपने टैक्स की लायबिलिटी को शिफ्ट कर दिया, बर्डन अपना शिफ्ट कर दिया दूसरे पर्सन को। और दूसरा पर्सन अपने उस राम के टैक्स का पेमेंट खुद के नाम से सरकार को, गवर्नमेंट को कर रही है, कर रहा है जो भी। तो वैसे टैक्स मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। अब एक और दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि साहब दो टैक्सेस क्यों, मतलब नहीं, मेरा मिस्टेक, दो पैटर्न क्यों। क्यों ना सीधे सीधे मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी इंपोज हुई, मैंने टैक्स का पेमेंट किया, कहानी खत्म। क्यों ऐसा हो रहा है कि दो तरीकों से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है, आइए समझते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 1 मिनट का समय दीजिए थोड़ा। इसको कैसे डिलीट किया जाए, हो गया डिलीट, हो गया डिलीट, और हो गया डिलीट। आइए, इसको हम यहाँ के बाद से एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटाइए, और कैमरा शुड बी ऑन। ओके, नाउ अभी एक बात समझिए, छोटे छोटे बहुत सारे टैक्सेस है, अभी मैं बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, डीप में रूल में नहीं घुसा हूँ, इसलिए मैं मोटा मोटा बात करूंगा अभी। क्या कि अगर आप देखेंगे ना, टैक्सेस जो हैं, वो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, वो गुड्स के परचेज सेल पे करती है। बेसिकली सेल पे होता है, बट फिर भी अभी मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोला परचेज सेल ऐसा। तो गुड्स के ट्रांजैक्शन पर जितना भी टैक्सेस बनेगा वो गवर्नमेंट को चाहिए। सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पर जितना टैक्सेस बनेगा वो गवर्नमेंट को चाहिए। और
इनकम अर्न करने पे जो टैक्सेस बनेगा वो गवर्नमेंट को चाहिए। सर गुड्स सेल किए, सर्विसेज सेल किए, कोई बेचेगा तो कोई परचेज करेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज सेल परचेज हुई, है ना। और उसके अमाउंट पर जो टैक्सेस आएंगे कितना आएगा वही तो पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरी बातें करेंगे लेकिन आस्ते आस्ते, मतलब स्लोली स्लोली। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे जो टैक्सेस आएंगे वो हम लोगों को गवर्नमेंट को देने होते हैं। इनकम पर जो टैक्सेस आएंगे वो हम लोगों को गवर्नमेंट को देनी होती है। लेकिन जानते हैं, एक बात समझिए, इनकम पर जो टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखा है कि आप अगर यहाँ पर मान लीजिए जीरो इनकम में है, यहाँ से इनकम मान लीजिए यहाँ लाखों करोड़ों तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट गवर्नमेंट रखी है कि इसके ऊपर अगर आपका इनकम आता है तो ही आपको इनकम टैक्स पेमेंट करने का जरूरत है। ऐसे वर्ग जो बेसिक लेवल का भी इनकम नहीं कमा पा रहे कि अपने सर्वाइवल को देख सके, अपने घर खर्ची चला सके, उनसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं वसूलती है। लेकिन जानते हैं आप कि गुड्स एंड सर्विसेज के सेल परचेज पर, बेसिकली परचेज आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इंपोज हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज पर ऐसी कोई छूट नहीं है। अगर आप 1 रुपए का माचिस का डिबिया भी परचेज करेंगे, 1 रुपए का चॉकलेट भी परचेज करेंगे, तो आपके ऊपर टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं, है ना। वो सामने से आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे ना, लिखा रहता है एमआरपी और नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब टैक्सेस उसमें इम्पोज्ड ऑलरेडी है, लेकिन आप दे तो रहे हैं ना साहब। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि जो इनकम टैक्स की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स में कि हर वर्ग से तो टैक्सेस नहीं लिए जा रहे। जो मोटी कमाई कर रहे हैं उनसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। इसका मतलब कि दे आर कैपेबल इनफ टू पे द टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, हु द इनकम होल्डर। तो इनकम होल्डर जो है वो कैपेबल, क्योंकि हर गरीब मजदूर तो टैक्स नहीं दे रहा है, इनकम टैक्स ना। तो कहा गया कि भाई आप इतना इनकम अगर अर्न कर रहे हो, इसके ऊपर के लेवल का इनकम अर्न कर रहे हो, तो आप अपने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट तक पहुंचा सकिए। आप इतना तो सक्षम हैं, सबसे टैक्सेस नहीं वसूली जा रही। इसलिए इनकम टैक्स को कहाँ रखा गया, डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में, कि जो इनकम अर्न करेगा वो अपना टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को अपने नाम से नहीं, फिर से, जो जो पर्सन इनकम अर्न करेगा, वो इनकम पर का जो टैक्स आएगा वो उसी इनकम होल्डर के नाम से गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, चाहे वो खुद पेमेंट करे, चाहे उसके नाम से कोई दूसरा जन पेमेंट कर दे। बात एकदम से क्लियर है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज पे तो ऐसी कोई छूट है ही नहीं साहब। जब गुड्स एंड सर्विसेज पे ऐसी कोई छूट है ही नहीं, तकलीफ है। गवर्नमेंट कैसे टैक्स वसूले? मतलब सर, मतलब ये जब हर आदमी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट, चॉकलेट परचेज किए, आटा परचेज किए, चावल परचेज किए, दाल परचेज किए, इन सभी चीजों पे अगर टैक्सेस लग रही है, तो गवर्नमेंट वो टैक्सेस कैसे वसूले? 140 करोड़ जनता है साहब, कैसे गवर्नमेंट एक एक जगह जा करके टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करे? हम आज सुबह, हम मान लीजिए 5 साल के छोटे बच्चे हैं, आज गए 5 रुपए का चॉकलेट परचेज किए, 5 रुपए का चॉकलेट परचेज किए। अब हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए ना, हम 10% का टैक्स ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए। अभी हम नहीं बात करते हैं 5, 12, 18, 28 जो भी टैक्सेस का सिस्टम्स वगैरह है, धीरे धीरे। तो अभी हम बोलते हैं कि 5 रुपए का हम लोगों ने चॉकलेट परचेज किया, 50 पैसे का टैक्स उस पर आया। अब क्या करें, 50 पैसे का टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करें? कैसे करेंगे? मेरे पास कोई मीडियम नहीं, हम 5 साल का बच्चा है, आगे बोलिए कैसे करेंगे? और सबसे मजेदार वाली बात यह है साहब कि गवर्नमेंट तक अगर टैक्सेस हम ना पहुंचाएं, है ना, एक मिनट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट तक अगर हम टैक्सेस ना पहुंचाएं, तो इन छोटे छोटे 50 पैसा का टैक्स, 1 रुपए का टैक्स, 2 रुपए का टैक्स, 5 रुपए का टैक्स, गवर्नमेंट लाइक उसको ट्रेस कैसे करे कि जिनको टैक्स का पेमेंट देना था उन्होंने टैक्स का पेमेंट दिया या फिर नहीं दिया? तो इतना तो समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज पर डायरेक्टली टैक्स का जो पेमेंट कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो होना संभव नहीं है। गवर्नमेंट एक एक पब्लिक से जाकर के टैक्स का पेमेंट नहीं चेक कर सकती। अच्छा तुमने टैक्स दिया, नहीं दिया, अच्छा तुमने टैक्स, अरे कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए सर? करना ये चाहिए, ध्यान से समझिएगा, करना ये चाहिए, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, एक पब्लिक, जैसे जनता बहुत बड़ी है,
तो मैं ऐसे छोटा 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 मान लीजिए ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, पब्लिक्स हैं, ठीक है, पब्लिक है। आप मुझे बताइए जितने भी पब्लिक होते होंगे वो सामान परचेस करते होंगे, कहाँ से परचेस करते होंगे? यूजुअली अगर देखेंगे तो रिटेलर से सामान परचेस करते होंगे, हाँ कि ना? मान लीजिए एक रिटेलर है, वो इतने सारे पब्लिक को सामान बेचा, अच्छा ठीक है, बहुत सारे पब्लिक किसी दूसरे रिटेलर से परचेस करते होंगे, तीसरे रिटेलर से परचेस करते होंगे, चौथे रिटेलर से परचेस करते होंगे। मेरी बात को समझिएगा बाबू, ये सारी इस तरीके से चीजें चलती होंगी, इतना तो सबको समझ में आता होगा। तो इस रिटेलर को बोला गया, सुन, तुम जितने भी कस्टमर को सामान सेल कर रहे हो ना, उन कस्टमर से टैक्स तुम वसूलो और तुम वो टैक्स का पेमेंट हमको दो। ऐसे सारे रिटेलर को बोल दिया गया, सुन लो, तुमको टैक्स का कलेक्शन करना है अपने कस्टमर से और तुम हमको टैक्स का पेमेंट करोगे। तो कहीं ना कहीं इस रिटेलर से कितने सारे लोगों का टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को एक जगह से मिल गया, थोड़ी सी चीजें आसान हुई। अच्छा, ऐसे रिटेलर्स भी तो भाई लाखों लाख होंगे इंडिया में, तो बहुत सारे रिटेलर एक होलसेलर से सामान परचेस करते होंगे। तो उस होलसेलर को बोल दिया गया कि सुनो, सारे होलसेलर्स को, है ना, कि तुम जितने भी रिटेलर्स को, जितने भी कस्टमर को, अभी रिटेलर को बेचेगा कि कंज्यूमर को बेचेगा उस पर लड़ाई नहीं है, बोला गया कि तुम जितने भी कस्टमर को सामान सेल करोगे उनसे टैक्सेस, सामान है, सर्विसेज है, उनसे टैक्सेस तुम ले लो और वो टैक्सेस का पेमेंट तुम हमको करोगे। तो एक होलसेलर कितने रिटेलर्स को सामान बेचता होगा, उनके उन सारे रिटेलर का टैक्सेस एक जगह से गवर्नमेंट को मिल गया, एक होलसेलर से, दूसरे एक सेट ऑफ रिटेलर्स का दूसरे होलसेलर से मिल गया। फिर होलसेलर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान परचेस करता होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर से, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से या मैन्युफैक्चरर से सामान परचेस करते होंगे। इसका मतलब ना एक कड़ी ऐसा बन रहा है कि बहुत सारे लोगों का टैक्स एक जगह से हो गया, बहुत सारे लोगों का टैक्स एक जगह से आ गया। तो गवर्नमेंट को ये माध्यम थोड़ा आसान लगा कि भाई हर एक जगह हमको जाना नहीं पड़ रहा, बहुत सारे लोगों का टैक्स एक जगह आ जा रहा है, वहां से हम उठा ले रहे हैं, टैक्स कलेक्शन पॉइंट एक तरीके से बनते जा रहा है। तो आप समझिए ना दोस्त, आप समझिए कि यहाँ पर जो एक पब्लिक था ना, एकदम नीचे कोने में देखिएगा, है ना, ये जो पब्लिक था, ये अपने टैक्स का पेमेंट किसी दूसरे पर्सन के काम की, रुकिए इसको मैं डिलीट यहाँ से कर दूं अभी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये पब्लिक है, ये पर्सन, ये पब्लिक है, ठीक है, या एक कस्टमर है, कंज्यूमर है कह सकते हैं, ये किसी रिटेलर शॉप से, है ना, रिटेलर शॉप से सामान परचेज किया, कितने का, मान लीजिए 100 रुपए का, और 10% का मैं स्टैंडर्ड अभी टैक्स लेके चलो, 10% का टैक्स नहीं है, मैंने सम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहे हैं। तो 110 रुपया वो क्या करेगा, ये जो कस्टमर है वो 110 रुपया का पेमेंट अपने सप्लायर को, जहां से वो परचेज किया है, उनको वो पेमेंट कर देगा, है ना। कितना करेगा, 100 रुपया नहीं, पूरा 110 रुपया टैक्स का भी पेमेंट करेगा और सामान का भी दाम का पेमेंट करेगा। और ये जो बंदा है ना, ये जो बिजनेस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका टैक्स, मतलब 110 वो लिया, तो इसमें एक जो 10 रुपया का जो टैक्स है, वो इस 10 रुपया का टैक्स का पेमेंट ये दुकानदार, ये कस्टमर के नाम से नहीं, अपने नाम से सरकार को पेमेंट करेगा, है ना। तो क्योंकि वो अभी आप जानिए ना साहब, अभी मान के चलिए कोई आप सुपरमार्केट जाते हैं, सुपरमार्केट में भीड़ लगी हुई है सामान परचेस करने की, सुपरमार्केट वाले को अभी देखा आपने कि वो आपसे पूछता है, अच्छा तुम सामान परचेस कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ एड्रेस, अरे कैसी बात करते हैं सर। वो बस बिल बना करके आपको दिया, सामान बेचा, बिल बनाया, बात खत्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला एक एक करके हम एड्रेस पूछना स्टार्ट करें, काम तमाम हो जाएगा पब्लिक का, नहीं हो पाएगा। चीजों को आसान करना है, उलझाना नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम अपने नाम से टैक्सेस का पेमेंट कर दो, बात खत्म हो जाएगा, है ना। आगे जाकर के देखेंगे कि अपने कस्टमर का नाम एड्रेस भी पूछना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म आपको समझा रहे हैं, वहां पर नहीं। तो इतना समझ में आया कि भाई ये प्रोसेस ही गुड्स एंड सर्विसेज में चल पाएगा, एक एक पर्सन से टैक्सेस कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट इनको जो टैक्स कलेक्शन पॉइंट बना दी, इनको बोला गया कि तुम अपने नाम से टैक्स का पेमेंट करो, तो इनके लिए सोचिए, इनके लिए, है ना, बेसिकली हुआ क्या,
कि इनको टैक्स का पेमेंट करना था। हाँ भाई, सामान का यूज तो ये कर रहे थे ना, परचेज ये किए थे, तो इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी थी। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किए, ये पेमेंट किए किसी दुकानदार को। और दुकानदार क्या किया, उनके टैक्स का पेमेंट खुद के नाम से सरकार को प्रोसेस कर दिया, सरकार को पेमेंट कर दिया। दैट्स वाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको दिखता होगा हर जगह में, मतलब हर कंट्रीज में आपका इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम पे आता है, और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के सिस्टम में आता है। और मैं आप लोगों को शायद ये समझा जरूर पाया अब तक में कि दो टैक्सेस सिस्टम क्यों, क्यों ना सिर्फ डायरेक्ट, क्यों ना सिर्फ इनडायरेक्ट, है ना। तो दो टैक्सेस सिस्टम का होना जरूरी है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। आइए इसके बाद में वापस उस स्लाइड में हम लोग आते हैं, और एक आता है प्रोग्रेसिव टैक्स और एक आता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब कि जैसे जैसे आपका अ, 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 ऐसे नहीं समझाते हैं, रुकिए। मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स, तो जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाते जाता है ना आपका, आपका कम इनकम है तो आपसे कम टैक्स परसेंटेजेस लिए जाते हैं टैक्स के तौर पे। जैसे जैसे आपका इनकम हायर लेवल पे जाएगा, वैसे वैसे इनकम टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन वहीं अगर गुड्स एंड सर्विसेज की आप बात करते हैं, तो आप 1,000, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने क्या परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, चलिए। अगर आपने एक मोबाइल परचेज किया, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि 18% ऑफ जीएसटी है। कितना है? 18% ऑफ टैक्स है। तो 18% ऑफ टैक्स अगर है, तो आप 1,000 का मोबाइल परचेज करेंगे तब भी 18% लगेगा। आप 1,00,000 का मोबाइल परचेज करेंगे तब भी 18% लगेगा। अगर ऐसा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जहां पे लेवल बढ़ने से टैक्सेस के परसेंटेजेस में इंक्रीमेंट नहीं होता हो, और जहां पर लेवल बढ़ने से टैक्स का परसेंटेज में इंक्रीमेंट होता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। तो इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, और और क्या, जीएसटी हो गया आपका रिग्रेसिव टैक्स, माने गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ये एक आपका रिग्रेसिव टैक्स है ना। अब यहाँ पर बात आता है कि ये भी करने का जरूरत क्यों था, ये प्रोग्रेसिव टैक्स का जरूरत क्यों था। प्रोग्रेसिव टैक्स बहुत जरूरी है। आप अगर देखेंगे, अ, इसको मैं ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, है ना। यहाँ पर इनकम से, बाबू ध्यान से समझिएगा, ये इनकम है, इनकम बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता हायर स्लैब में, हायर स्लैब में। और यहाँ पर पब्लिक से, यहाँ पर पब्लिक से, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ तक मान लीजिए एक लिमिट बना दिया गया कि इस लेवल तक जो भी इनकम अर्न करेगा, उनसे टैक्सेस हम नहीं वसूलेंगे, ठीक है। तो इस लेवल से ऊपर इनकम अर्न करने वाले की संख्या ज्यादा होगी, कि इस लेवल से नीचे के इनकम अर्न करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स, नीचे वाले जितने लोग होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो ना, आप देखेंगे जितना जो लोग ज्यादा इनकम कमा रहे हैं उनसे टैक्सेस ज्यादा वसूले जा रहे हैं। संख्या कम है उनकी, लेकिन ज्यादा टैक्सेस वसूले जा रहे हैं, ज्यादा रिसोर्स वो यूज कर रहे हैं इंडिया का। मतलब ऐसा कह रहा हूं मैं, ऐसा एकदम से बोलना गलत हो जाएगा, बट फिर भी। तो इस तरीके से ये समझाने का एक तरीका बस है। और उसके बाद में आप अगर नीचे आएंगे, तो इनकी संख्या तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे है, जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, और इनकम उनकी काफी छोटी है। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि आपको भी मालूम है कि ये टैक्सेस, बट अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की सिर्फ, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स को समझाना है मुझे। तो ये वाले जो कैटेगरी वाले लोग हैं, इनका टैक्स का पेमेंट इनकम टैक्स का नहीं हो रहा है। ये इनकम टैक्स जितना हायर इनकम में उतना ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो ये इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट वसूल रही है, पब्लिक को फैसिलिटेट कर रही है, उससे गरीब घर के जो लोग हैं ना, वो, ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज ज्यादा बड़े बड़े अमीर लोग ज्यादा ले पाते हैं कि गरीब लोग ज्यादा ले पाते हैं? ऑफ कोर्स गरीब लोग ले पाते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रखने से क्या होगा कि बड़े बड़े इनकम होल्डर से ज्यादा टैक्स वसूला गया, गरीबों को ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। तो गरीब और अमीर में जो एक फासला बना हुआ है, उस फासला को मतलब हर कोशिश किया जा रहा है कि कम कर सके, ताकि गरीब थोड़ा कमाएगा, खर्च उसके ज्यादा नहीं होंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा देगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके।
तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स का होना भी कहीं ना कहीं ठीक है एक लेवल तक। तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो इनकम टैक्स है वो कौन से कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट टैक्स में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन से कैटेगरी में जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन से कैटेगरी में जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है। अब यहाँ से आता है आपका मेन मैटर। यहाँ से अब थोड़ा आपको टेक्निकल टेक्निकल समझना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा लाइन लिख करके छोड़ दिया है, एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट प्लस सर्विस टैक्स प्लस सम अदर टैक्सेस, है ना। इसको रुकिए, अभी सम अदर टैक्सेस को अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, या रहने दीजिए, प्लस सम अदर टैक्सेस, ये मिला दिए तो बन गया जीएसटी। थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा, आस्ते आस्ते। अभी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई जीएसटी जब आया 2017 में, है ना, तो जीएसटी आने के पहले भी तो ट्रांजैक्शन होते थे। बेसिकली अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। बात किसकी कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर आप गुड्स को समझेंगे साहब, तो गुड्स सबसे पहले कैसे मार्केट में कैसे आएगा, पहले मैन्युफैक्चर करोगे ना। तो मैन्युफैक्चर, फिर उसके बाद में सेल्स। इतनी बातें तो हो सकती है, ठीक है। सेल में एक होता है इंट्रा स्टेट सेल, और एक क्या होता है, इंटर स्टेट सेल। मैन्युफैक्चर जब होता था ना पहले, अब नहीं, अब नहीं। दो चार प्रोडक्ट आज भी हैं जिस पर वो टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड हैं, है ना। जैसे आप अगर अल्कोहल्स देखेंगे, फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, नॉट फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अल्कोहल, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, डीजल हो गया, ये सभी पे आज भी पुराने टैक्सेस हैं। जीएसटी डायरेक्टली इम्पोज नहीं हो पाया है, लेकिन दो चार पांच प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, उसको अभी इग्नोर करिए। बाद बाकी प्रोडक्ट को अगर हम लोग देख करके चलेंगे, तो बेसिकली जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था ना, तो उस पर लगता था एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। और जब सेल होता था तो इंट्रा स्टेट हुआ। इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट के भीतर एक जगह से दूसरे जगह में अगर सेल होता है, स्टेट के भीतर एक जगह से दूसरे जगह में अगर सेल होता है, तो उस कंडीशन में लगता था वैट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान सप्लाई होता था तो क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। और सर्विसेज की जब ट्रांजैक्शन होती थी, क्योंकि सर्विसेज मैन्युफैक्चर तो नहीं हो सकता ना, तो सर्विसेज पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। ये टैक्सेस सब मिक्स मैच होकर के खत्म हो गए, और एक टैक्स का ये हुआ, फॉर्मेशन हुआ, दैट इज जीएसटी, है ना। अब थोड़ा हम लोगों को ये समझना है कि लाइक सम अदर टैक्सेस अभी रहने देते हैं। अब थोड़ा हम लोगों को ये समझना है कि बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है, क्यों है, ठीक है। और जब आपको बेनिफिट ऑफ जीएसटी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इतना लाइक इम्पोर्टेंट क्यों था जीएसटी को इम्प्लीमेंट होना। क्या चीजें रह जा रही थी वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के टाइम पे, है ना, जो लगा कि उतने बड़े टैक्स सिस्टम्स को चेंज करके और नया टैक्स सिस्टम लेकर के आना। आपको क्या लगता है कि नया टैक्स सिस्टम लाना, नया टैक्स लॉ लिखना इतना आसान है? नहीं, एकदम आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऐसा जरूरत पड़ा हम लोगों को, वो हम लोगों को समझना है। एंड दैट इज द टॉपिक वी विल कवर अंडर द कैटेगरी दैट इज बेनिफिट ऑफ जीएसटी, है ना। तो आपको वहां पर थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि वैट सीएसटी कैसे काम करता था, एक्साइज ड्यूटी कैसे काम करता था, तकलीफ क्या था लोगों को, है ना। सबसे पहली बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स। मैं कितने टैक्स की बात अभी किया था, याद करो तो। एक बोला था मैंने वैट। जानते हैं कौन इसको गवर्न करता था, स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। बेसिकली मैं पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, और पहली टॉपिक क्या, वन नेशन वन टैक्स। मैं बोलता हूँ कि आपको एक चीज जानकर के आश्चर्य होगा कि जब जीएसटी नहीं था, है ना, तो बहुत सारे टैक्सेस थे, अभी नाम से ही समझ में आ रहा है। मैं आपको अपनी बात करता हूँ, ठीक है। जब जीएसटी के पहले जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो मान लीजिए मैं यूपी में पढ़ा रहा हूँ लोगों को। तो आप मुझे बताइए कि यूपी में जो ट्रांजैक्शंस होते थे, यूपी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते थे, यूपी के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सामान का जब खरीद बिक्री होता था जीएसटी के पहले, तो मैंने क्या लिखा अभी, क्या बोला अभी आपको, कौन सा टैक्स लगता था, वैट। और वैट कौन सी गवर्नमेंट गवर्न करती थी, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब हर स्टेट का अपना टैक्स मैकेनिज्म था। कोई स्टेट में किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगता था, कोई स्टेट पे उसी प्रोडक्ट पे कम टैक्स लगता था। अब मैं जब यूपी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, काफी लंबे समय तक मैंने पढ़ाया है, तो वहां पर मैंने देखा कि भाई यूपी के टैक्स सिस्टम्स को, उन स्टूडेंट्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देना है कि चीजें एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास में हो कि यूपी वैट कैसे रेगुलेट होता है। लेकिन उनकी जॉब लगी कल को यूपी में, तो वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। जैसे उनकी जॉब लगी एग्जाम्पल दिल्ली में, उनकी जॉब लगी एग्जाम्पल गुजरात में, तो भाई स्टेट तो चेंज हो गया। और जैसे स्टेट चेंज हो गया, तो वहां पर उनका उनको उनके स्टेट का टैक्स के बारे में थोड़ा, हाँ बेसिक सेम होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी टैक्स रेट्स, गवर्नमेंट पोर्टल जहां पर टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना होगा, ये सारे ऊपर ऊपर की जो चीजें हैं, वो उनको फिर से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय जानते हैं क्या फील आता था, जैसे लगता था कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट ना जाकर के एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहे हैं। भाई एक देश हो तो एक टैक्स तो बोलो, क्यों हर स्टेट में मूव मूव ऑन हम कर रहे हैं और अलग अलग टैक्स मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तकलीफ होता था जी। और दूसरा क्या, कि आपको आगे जा करके मैं सिखाऊंगा जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग, इसका मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को एक ब्यौरा दे रहे हैं कि देखो भाई, इस समय इस पर्टिकुलर पीरियड में, एक क्वार्टर में, एक साल में, एक महीना में, जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है, हमने इतना ट्रांजैक्शन किया, इस पर इतना रुपए का टैक्स बना, है ना, इस टैक्स का पेमेंट हमने इस टाइम पर गवर्नमेंट को किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड एक फॉर्म देती है आपको, और उस फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन डिटेल्स भर करके गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है। मैंने ऑफ कोर्स ऑनलाइन आज की डेट में होता है, तो गवर्नमेंट तक देना होता है। तो उसको बोलते हैं रिटर्न फाइल। रिटर्न फाइल होने का मतलब क्या हुआ, कि गवर्नमेंट को आप स्पेसिफिक टैक्स का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने इस टाइम पर इतना टैक्स का पेमेंट किया, ये ट्रांजेक्शन्स थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न फाइल। तो भाई अगर उस टाइम में वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, तो इन सारे टैक्सेस का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट मांगती होगी। हाँ सिंपल सी बात है। तो सोचिए ना, एक एक सप्लायर अगर मैन्युफैक्चरर भी है और वो सेल भी कर रहा है, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर है तो सेल भी तो करेगा ना, तो उस कंडीशन में उसको एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स, उसको वैट एंड सीएसटी अगर इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट कर रहा है। अच्छा अगर बाय एनी चांस वो सर्विस का भी डीलर है, तो वो सर्विस टैक्स का भी कितना सारा टैक्स मैकेनिज्म है, कितने सारे टैक्स कंप्लायंसेस वो मेंटेन करेगा। आपको थोड़ा हेवी नहीं लग रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर एक टैक्स टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करो भाई, है ना। तो उतने सारे टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करने होते थे। और जानते हैं, जब एक्साइज ड्यूटी का जब टैक्स कंप्लायंस मेंटेन होता था, एक्साइज ड्यूटी का जो रिटर्न फाइल होता था एक्साइज ड्यूटी का रिटर्न फाइल करने वाला जो अकाउंटेंट होता था ना, वो कॉलर ऊंचा करके होता था, वो अपने आप को समझता था कि हाँ भाई हम कुछ दमदार अकाउंटेंट हैं। ऐसी चीजें होती थी क्योंकि चीजें ब्रॉड लेवल पे थी, बहुत सारे टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करने होते थे। उन सारे टैक्सेस को हटाया गया,
और एक टैक्स लाया गया दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माने गुड्स एंड सर्विसेज लाइक दोनों के ट्रांजेक्शन पे एक टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी, दैट इज जीएसटी। तो एक बात तो समझ में आया कि इतने सारे टैक्सेस को हटा करके एक टैक्सेस चाहिए। मैंने वहां पर लिखा था ना कुछ सम अदर टैक्सेस, और भी टैक्सेस हैं, इतने इतने सारे टैक्सेस के अलावा बहुत और भी सारे टैक्सेस हैं जिनको लाइक रिमूव करके और उनको जीएसटी में कवर कर दिया गया। लेकिन अभी सारे टैक्सेस के बारे में नहीं, मेजरली अगर आप देखेंगे ना तो वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको एक फायदा समझ में आया कि अगर एक देश में एक एक टैक्स रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, इनकम पर इनकम टैक्स, बात खत्म। इनकम पर इनकम टैक्स, बात खत्म। और अगर आप देखेंगे तो लाइक गुड्स एंड सर्विसेज पे एक टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, बात खत्म। हो गया काम आसान। तो वन नेशन वन टैक्स की और हम लोग बढ़े, अभी सारे टैक्सेस को कवर नहीं कर पाए हैं, सारे टैक्सेस घूम करके जीएसटी में कवर अप नहीं हुई है, लेकिन लगभग जो मेन मेन टैक्सेस थे वो आ चुके हैं। लेकिन मैंने आपको फिर से बोला कि अभी भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो जीएसटी में कवर अप नहीं है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स आज भी हैं जो, जिस पर वैट लगता है, जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, डायरेक्टली जीएसटी उसको इफेक्ट नहीं कर पाया। होप सो जब किया जाएगा तो पढ़ेंगे हम लोग उसको। चल, तो ये हो गया वन नेशन वन टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। हाँ, वन नेशन वन टैक्स मैंने क्यों बोला भाई, तो एक देश में एक टैक्स होगा तो थोड़ा टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाएगा, है ना। और उसी का दूसरा तरीके से अगर आप देखें तो रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेस आप रिमूव करके और एक टैक्स की बात करेंगे। अभी आपके लिए जॉब भी आसान, बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए टैक्स कंप्लायंसेस मेंटेन करने आसान, और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस को रेगुलेशन में लाना, रेगुलेट करना आसान हो गया। तीसरा सबसे दुखता हुआ पॉइंट है, दैट इज रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है दोस्त, टैक्स ऑन टैक्स। नहीं सर, ये क्या बोल दिया, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स सर, गुड्स पे टैक्स लीजिए ना, सर्विसेज पे टैक्स लीजिए ना, इनकम पे टैक्स लीजिए ना, ये टैक्स पर टैक्स। था, आपको जानकर के थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन था। जब टैक्सेस पर टैक्सेस ली जाती थी तो लोगों को चुभता था मैटर, लेकिन कर नहीं सकते कुछ, जो रेगुलेशन था वो रेगुलेशन था। उसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, वो रिमूव किया गया। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जब आप ये बनाए, लाइक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग किए, है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर हुआ, कौन मैन्युफैक्चर किया भाई, तो मान लीजिए ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ए प्राइवेट लिमिटेड। सामान को मैन्युफैक्चर किया 100 रुपीज, उस पर प्रॉफिट जोड़ा, या एक काम कीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट लेकर के सब कुछ मिला करके कितना हो गया, 100, ठीक है। उसको सेल करेगा, तो सेल करेगा तो सबसे पहले वो क्या चार्ज करेगा जानते हो, सबसे पहले वो चार्ज करेगा एक्साइज ड्यूटी। क्या चार्ज करेगा, एक्साइज ड्यूटी। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पर था ना, उसके बाद सेल हो रहा है। और एक्साइज ड्यूटी था 12.5%, सबसे बेसिक, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। मैं उसको इजी करने के लिए अभी कितना ले लेता हूँ, 10%, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपया, 10 रुपया हो गया। उसके बाद वैट, क्योंकि सेल हो रहा है तो सेल पर सेल का टैक्स लगेगा, अगर इंट्रा स्टेट है तो वैट लगेगा, इंटर स्टेट है तो सीएसटी लगेगा। अब वैट कितने पर लगे, इतने पे लगे या इतने पे लगे, ये पूरे पे लगेगा। कितने पे लगेगा, ये पूरे पे लगेगा। तो 110 पे अगर मान लीजिए वैट भी 10% अगर आप लेंगे तो 11 रुपया हो गया। जो 11 रुपया बेसिकली 10 रुपया और 1 रुपया है, 10 रुपया इसका टैक्स और 1 रुपया इसका टैक्स। साहब ये क्यों, तकलीफ है ना, कि जो 1 रुपया का टैक्स जो हम लोग दे रहे हैं वो टैक्स के ऊपर टैक्स है।
क्यों? आपको ये 100 रुपया लग रहा है ना, जहाँ पे अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन है, वहां पर सोचिए टैक्स ऑन टैक्स कितना ज्यादा हो जा रहा है। तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बात तो हमें सबसे पहले समझ में नहीं आता है ना, अगर आप टेक्निकली देखेंगे। मैं बोलता हूँ कि एक मेरे पास में लाइक मैं क्या बोलूँ, पेन बनाना है, चलिए पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हम क्या परचेज किए होंगे? हम परचेज किए होंगे प्लास्टिक, हम परचेज किए होंगे लाइक इसका फॉर्म। ये डिजिटल पेन है बट फिर भी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं परचेज किया होऊंगा इंक, ये छोटे छोटे रॉ मटेरियल परचेज किया। एक कमरे में बैठ करके जोड़ तोड़ करके इसको मैंने बना दिया पेन। गवर्नमेंट बोलती थी कि अच्छा, तुम प्लास्टिक परचेज किए थे, तुम इंक परचेज किए थे, और तुम उसको जोड़ तोड़ करके एक नया प्रोडक्ट बना दिए पेन, चलो टैक्स लाओ। सोचो ना, हम जब प्लास्टिक परचेज किए थे तो टैक्स दिए होंगे, हम जब इंक परचेज किए होंगे तो टैक्स दिए होंगे, और उसी को जोड़ तोड़ करके नया प्रोडक्ट खाली बना दिए, तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और गवर्नमेंट बोलती थी कि मैन्युफैक्चरिंग किए हो, टैक्स लाओ भाई। तकलीफ लग रहा है ना? ये जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, और टैक्स ऑन टैक्स था वो तो अलग, क्या ही मैं बोलूं इस पे। ठीक है, तो वो टैक्स एंड टॉक्स टैक्सेस को रिमूव किया गया। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। आपको क्या लगता है सिर्फ इतना ही टैक्स ऑन टैक्स था? अभी मैं आपको बहुत डीप में जा करके सीएसटी के बारे में क्यों ही अब पढ़ना, क्योंकि वो तो कोई फायदा देगा नहीं, इसलिए मैं बहुत डीपली उस पर नहीं घुस रहा हूँ। नहीं तो पहले सीएसटी के कारण से भी टैक्स ऑन टैक्स हो जाते थे। टैक्स ऑन टैक्स कहने का मतलब कॉस्ट, उसका एक वर्ड हम लोग सीखेंगे आगे जा करके, आईटीसी, इनकम इनकम बोला सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी सीखेंगे तो वहां पर ना आप देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट का अगर आईटीसी आपको नहीं मिलता है तो भी वो कॉस्ट के ऊपर हिट करता है। तो सीएसटी में वो प्रॉब्लम था। लेकिन अब मैं उसको बहुत डीपली आपको इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि करना क्या है सीख करके उसको, अब तो वो टैक्सेस है ही नहीं। लेकिन इतना तो समझ में कम से कम आना चाहिए कि वो हटना क्यों जरूरी था, है ना? चलिए, उसके बाद में लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स ना, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा तो कंज्यूमर को वो सामान सस्ता पड़ेगा, कंज्यूमर को वो सामान सस्ता पड़ेगा। अच्छा, एक बात समझना बाबू जरा, बहुत ही जरूरी है। जब जीएसटी आया था ना तो कुछ लोग बहुत हल्ला मचाए थे। जीएसटी जब आया था तो कुछ लोग बहुत हल्ला मचाए थे। मान लो प्रोडक्ट ए है जिस पर पहले वैट था 5%। ठीक है, वैट कितना था? 5%। और जीएसटी आने के बाद उस पर हो गया जीएसटी 18%। आप मुझे बताइए कि ये एक्टिविटी अगर हुआ तो टैक्सेस ज्यादा लगने स्टार्ट हो गए कि नहीं जीएसटी आने के बाद में उस प्रोडक्ट पे? आप कहेंगे सर हाँ, एकदम लगने स्टार्ट हो गए, एकदम लगने स्टार्ट हो गए। कहाँ 5% लगता था, कहाँ 18% लग रहा है। सामने से दिख रहा है इतना बड़ा चेंजेस है, लेकिन अब जरा इसको टेक्निकली समझिए, अंदर में जाकर के समझिए, आपको समझ में आएगा। आप प्रोडक्ट ए जब मैन्युफैक्चर किए होंगे ना, तो उस पर लगा होगा 12.5% का एक्साइज ड्यूटी। ठीक, और मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को सामान सेल किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सामान सेल किया होगा, होलसेलर रिटेलर को सामान सेल किया होगा, रिटेलर कंज्यूमर को सामान सेल किया होगा, तो इन लेवल पे तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रहा था। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद इनकी कॉस्टिंग बढ़ चुकी थी, उस बढ़े हुए कॉस्टिंग पे वो 5% का वैट लगाते थे। तो सोचो, 12.5% आपको बिल में दिखता नहीं था, लेकिन वो 12.5% उसमें घुसा हुआ था, हर आदमी के कॉस्ट में घुसा हुआ था। 5% सामने से दिखता था क्योंकि वो सीधे सीधे सेल हो रहा था, ये लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो सीधा सीधा वो वैट दिखाते थे अपने कस्टमर पर, अपने बिलिंग पर। तो सोचो टेक्निकली 12.5 और 5 17.5% हुआ, और हर जगह तो जो टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट करता है उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ सामान महंगा हुआ? 17.5% पहले, प्लस टैक्स ऑन टैक्स, वो समझो कहाँ जाएगा, और अब जाकर के 18%। इसका मतलब पहले का कोई प्रोडक्ट 5%, जो आज भी अगर 5% है तो बहुत सस्ता हो गया।
पहले का 5%, आज अगर 18% है तो लगभग बराबर है। इस बात को गहन से समझिए थोड़ा सा, है ना। तो यहां तक की बातें हुई कि टैक्स ऑन टैक्सेस क्या था, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट ऑफ लाइक लाइक क्या कह सकते हैं उसको, कंजम्पशन, है ना। वो हम लोगों को यहाँ पर समझना था। यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि जीएसटी क्यों। उसके बाद में अब जाकर के मैटर आता है हाउ जीएसटी वर्क्स। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीजें नहीं। यहाँ से आप और दिमाग खोल करके बैठेंगे, क्योंकि अब ना धीरे धीरे हम लोग टेक्निकलिटीज की तरफ में बढ़ रहे हैं। अब था बेनिफिट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी वर्क कैसे करता है, यहीं से तो जीएसटी स्टार्ट होनी है। हाउ जीएसटी वर्क्स। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई का मतलब क्या है सर? और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने लिख रखे हैं, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने से पहले ये चीजें समझनी है। और आप देखें कि जीएसटी का जो रूल है ना, वो ऐसे ऐसे होता जा रहा है, एकदम चीजें क्लियर होते जा रही है अपने आप। तो आप लाइक अभी तक का जो बात हुआ है उसको एक बार वीडियो प्रॉपरली देखिए। ना समझ में आए रिपीट देखिए। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक बार में वीडियो देख लेने से सब कुछ चीज़ें लाइक दिमाग में उतर जाएंगी, कुछ स्टूडेंट्स शायद हाँ, कुछ स्टूडेंट्स शायद ना। अगर ना, वीडियो रिपीट करिए। टेक्निकल क्लासेस जब भी मैं लेता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एडवांस एक्सेल है, पावर बीआई है, ये सभी भी मैं पढ़ाता हूँ। तो उसमें ना खास करके मैं एक लाइन बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स बोलना थोड़ा सीधे सीधे गलत हो जाएगा, बिकॉज दे आर कॉरपोरेट ट्रेनीज बेसिकली। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं रिटेल, मतलब डायरेक्टली स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, एंड सम आर फ्रॉम द कॉरपोरेट साइड। तो मैं बेसिकली एक बात बोलता हूँ कि आप ना जब टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई थोड़ा कम करिए, प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करिए। क्योंकि क्या होता है ना, टेक्निकलिटीज जब हम लोग देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब माइंड को आप देना स्टार्ट करते हैं ना, तो माइंड धीरे धीरे डाइजेशन कैपेसिटी कम करने लगता है एक ही बार में, अगर इन्फॉर्मेशन जाता है तो थोड़ा पढ़िए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, रिपीट में वीडियोस देखिए, है ना। एक बार वीडियो देख लिया आप 1x के स्पीड में, दूसरा बार वीडियो देख लिया 1.5x या 1.25 के स्पीड में। मेरा तो ऐसे भी वीडियो जितना स्लो मैं बोल रहा हूँ कि आप 1.5x में रिपीट टेलीकास्ट रिपीट अगर आप देखेंगे तो आपको फिर भी समझ में आएगा। तो बेसिकली आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, नंबर वन। नंबर टू, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, एक शॉर्ट नोट बनाइए। कोई ज़रूरत नहीं है एकदम फ्रेश नोट बनाने का, ऐसा बनाइए जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो आप देखेंगे कि जीएसटी में जो मेन मेन जब टॉपिक हम आएंगे ना, जैसे अभी से आपका नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप सप्लाई वर्ड सीखेंगे, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, और जो बैकबोन ऑफ जीएसटी है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। ये सारी चीज जब आप देखेंगे, है ना, जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं, रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, चलिए रजिस्ट्रेशन भी बता देंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये सारी बहुत डीप बातें हैं। तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में दिमाग में ऐसे ही उतार दूंगा। लेकिन वीडियो आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा दोस्त। एक बार वीडियो देखे और महारत हासिल कर लिए, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। समझना अलग विषय है, और डाइजेस्ट कर लेना टॉपिक को अलग विषय है। तो लड़ना आपको पड़ेगा अपने आप से, है ना, कि जितना अच्छे से सीख सकें। प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। बाय बाय।